एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं, राहुल महाजन जी हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हैं। दो खबरें, एक अपने देश की और उसके बाद कुछ आपको विदेश का हाल बताएंगे, दुनिया में क्या हो रहा है। पहली खबर लेकिन थोड़ी थोड़ी जुड़ी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम में गोलीबारी की घटना हुई, आपने सब देखा। उनका जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ एक एनुअल डिनर का कार्यक्रम था, वो एक होटल में चल रहा था और फिर वहां पर एक हमलावर ने दौड़ते हुए गोलियां चलाते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। एक पुलिस वाले को गोली लगी भी, लेकिन वो जीवित है क्योंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। हमलावर भी पकड़ा गया, वो भी जीवित है। और जिस तरीके से हड़कंप मचा अंदर उस हॉल में, ट्रंप को उठा करके खींच के ले जाया गया। वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, जेडी वैंस बैठे हुए थे स्टेज पर, उनको बिल्कुल बाजुओं से ऐसे पकड़ के खींच के सिक्योरिटी वाले लेके गए बचाने के लिए। अफरा तफरी मच गई पूरे हॉल के अंदर, लोग टेबलों के नीचे छिप गए। पहली बार दुनिया ने देखा कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के कार्यक्रम में भी ऐसा हड़कंप मचाया जा सकता है। अब उस हमलावर की चिट्ठी भी आ गई है, वो उसकी बात बाद में। इस पर भारत में क्या हुआ, भारत में क्या बयानबाजी हो रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता हैं विजय वडेट्टीवार, सब जानते हैं इनको महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी। इन्होंने कहा कि ये ट्रंप की नीतियों की वजह से है, जैसी करनी वैसी भरनी। लोगों में नाराजगी थी और वही इस घटना में दिखी है। और फिर आगे वो कहते हैं, जैसे अपने देश में चल रहा है वैसा वहां चला। ये होना ही था और हिंदुस्तान भी बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। आज ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर चुका है, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। जैसे कि देश में चल रहा है अपने हिंदुस्तान में, वैसे वहां चला तो वो होना ही था। जितने लोग रास्ते पर उतरकर उनका विरोध किया, अब हिंदुस्तान में उतर नहीं रहे, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ आलबेल है। लोगों में वही भावना आज भी है कि पूरे हिंदुस्तान भी वो बर्बादी के रास्ते पर चल रहा है। ट्रंप के साथ हुआ ये सही मायने से उस सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में नहीं होना चाहिए था, और जैसे करेगा तो जनता उसका जवाब देगी। अब इनको इससे भारत में से जोड़ने का क्या मतलब है कि भारत, वहां लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, यहां नहीं उतर रहे। खुद ही बोल रहे हैं यहां लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं देश बर्बादी के रास्ते पर है। कह रहे हैं ये होना ही था, वहां लोगों में नाराजगी है, यहां भी लोगों में नाराजगी है। जी त्रिपाठी जी, असली संकट यही है और पता नहीं कांग्रेस के नेता इस बात को नहीं समझ रहे हैं, या समझते भी हैं तो उनको लगता है कि शायद एक बार तुक्का लग जाए, एक बार वो निशाने पर लग जाए। उनके मन में जो इच्छा है कि अचानक जनता सड़कों पर आ जाए, नाराज हो जाए, कुछ ऐसी एनार्की कर दे, मोदी पर हमले हो जाए, मोदी को कोई डंडे से मार दे, और अब तो उससे भी आगे की बात है, ये तो कुछ विचित्र ही है। और ये वही वाली साइकी है जिसमें जब वो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त क्या कहा गया था। अब वो विजय वडेट्टीवार जी को ध्यान से सुनना चाहिए, याद दिला देता हूं। जैसे हमने तो इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा था, ये मोदी क्या चीज है। थोड़ा तो शर्म करिए नेताजी लोग। हमारे देश के दो प्रधानमंत्री इसी तरह के अतिरेक का, इसी तरह से जो आप लोगों के मन की इच्छा, बयानबाजी, उसका शिकार हो चुके हैं। वहां तो जाके कम से कम रुक जाइए। और वो दोनों तो कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मतलब आपको यह भी नहीं समझ में आता कि भारत का प्रधानमंत्री किस कॉम्प्लेक्स, रिगरस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनकर वहां पहुंचता है। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तय होती है और उसके आधार पर कुछ वोट तय होता है। यहां एक एक व्यक्ति तय करता है। अमेरिका में एक एक व्यक्ति नहीं तय करता है भाई। वहां की तरह नहीं कि पहले उनकी प्राइमरी, उनके चुनाव अलग तरह से हैं। वैसे वो भी डेमोक्रेसी का अपना एक तरीका है, वो भी अपने शानदार तरीके से चुनते हैं। लेकिन भारत में तो कोई एक कहीं सुदूर बैठा हुआ आदमी है, उसको लगता है कि ये पार्टी है तो है। इतने तरह की पार्टियां अमेरिका में तो कुल जमा 2 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां और लड़ती हैं, जिनमें ग्रीन पार्टी टाइप की पार्टी जिसको कोई जानता ही नहीं। भारत में तो एक एक राज्य में दसियों पार्टी हैं, एक एक जिले में सैकड़ों प्रत्याशी हो जाते हैं। वो पर्चा जाना छपवाना पड़ता था, वीवीएम दूसरी लगानी पड़ती। वहां ये बात आप जनता को अंडरमाइन कर रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जनता को जब तय करना होता है तो नेताओं के बयान से नहीं, स्थितियों से तय करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब भी दुनिया में कहीं ऐसा घटनाक्रम होता है, कहीं एनार्की होती है, अभी नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हर बार हमारे ऑपोजिशन के नेता कहते हैं यही भारत में होगा, यही होगा भारत में, भारत में ऐसे ही माहौल है। भारत में तो कोई बाहर निकल नहीं रहा सड़कों पर, जैसे वडेट्टीवार ने साहब ने कहा था। ऐसा लगता है कि हर बार वो जनता को कह रहे हैं, भाई तुम्हें मालूम नहीं तुम दुखी हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है, तुम लोग घर के बाहर क्यों नहीं निकलते। देखिए, विजय वडेट्टीवार महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनका इस तरह का गैर जिम्मेदार बयान ट्रंप के संदर्भ में बात करें तो निहायत ही बेहुदा है, और भारत के संदर्भ में बात करें तो निहायत आपत्तिजनक है। लोकतंत्र में असहमति की
गुंजाइश भी रहती है और उसकी लंबी परंपरा भी है, चाहे अमेरिका हो यहाँ हो। अमेरिका में 90 लाख लोग सड़क पर उतरे ना, एग्जैक्टली, उसकी तो किसी ने आलोचना नहीं की, पर आप उसके लिए हिंसक तरीका अपनाएंगे वो कहीं स्वीकार्य नहीं हो सकता, ना अमेरिका में ना यहाँ। मुझे लगता है कांग्रेस के नेता इस तरह की भाषाएं ज़्यादा बोलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, इनको समझाना भी सर चाहिए। अगर देश में अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ इतना रोष होता तो कांग्रेस जीत रही होती ना चुनावों में, नहीं जीत रही होती। अगर 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 खुद ही कह रहे हैं ना वो कि वहां पर लाखों लोग निकले, यहाँ लाखों लोग निकल रहे होते, मोदी के खिलाफ निकल रहे होते, तो किसी के साथ भी तो होते। मैं वही कह रहा हूँ, तो ये इनकी जो मन की भावना है या जो आकांक्षा है वो अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में एक मर्यादा होती है, उसको मत लांघिए। चुनावी राजनीति है, हर समय कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा था, अभी 5 राज्यों में हो रहा है। अगर सरकार से नाराजगी है तो उसमें दिखेगी, बिल्कुल वही तरीका है। 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें दिखनी चाहिए थी। अगर थोड़ी बहुत कहीं असहमति थी वो दिखी, सीटें कम हुई। और मोदी पर बोलते हुए आप अपना नुकसान कर लें, ये कहां की बुद्धिमानी है? मोदी क्या वैसे बयान दें? नेता बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, ये फर्क हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। एक अगली कंट्रोवर्सी आपको बताता हूं मैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये वैसे तो बहुत जो बात कहते हैं उसमें से विवाद ढूंढ ही लिया जाता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है, लेकिन इस बार जो इन्होंने बोला उसमें विवाद जो है, जिनकी जिस तबके को ये एड्रेस करते हैं हिंदूवादी, उसी सेगमेंट में, उसी सेक्शन में आपत्ति हो गई। नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज पर इन्होंने एक बयान दिया और वही कंट्रोवर्सी है। अपोजिशन ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाया है, कांग्रेस ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, इवन AIMIM वाले भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, इमेजिन कीजिए आप। और महाराष्ट्र में इनकी एंट्री बैन करने की मांग कर दी गई है। विवाद बढ़ता हुआ देख करके इन्होंने सफाई दी और उन्होंने कहा कि उनके बयान को जिस तरीके से देखा गया, समझा गया, वो गलत है, उनका कहना वो नहीं था, और शिवाजी महाराज के अपमान के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। फिर भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं तो वो कह रहे हैं कि मैं माफी मांगता हूं। दोनों स्टेटमेंट सुना देते हैं आपको। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हों, वो हमारे ही लोग हैं, हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते। और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे,
उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। देखिए, ये सबकी अपनी अपनी राय होगी, जो क्योंकि कुछ लोगों को बुरा लगा तभी उनको सफाई देनी भी पड़ी। लेकिन आप देखिए उस मंच पे कौन कौन बैठा हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, नितिन गडकरी बैठे हुए थे, सरसंघ चालक मोहन भागवत वहां पर बैठे हुए थे। उनके सामने उन्होंने जो बात कही, तो अगर आपत्ति होती तो सबसे पहले तो उनको वहीं बता दी गई होती प्रोग्राम के बाद कि भाई आपने ठीक नहीं किया। उनकी बातों में कहीं निरादर जैसा उनके भाव में नहीं झलका, लेकिन हाँ कुछ लोगों को लगा कि जो भी शब्द उन्होंने कहा वो भी उनको नहीं कहने चाहिए थे, तो उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली। जी प्रोफेसर साहब बोलिए आप। देखिए, आपको पिछले बार एक इंसिडेंट याद होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक की मूर्ति जो है वो गिर गई थी अपने आप तूफान में। उसके बाद बहुत बड़ा बवाल हुआ था, लग रहा था शायद बीजेपी की सरकार दोबारा वापस न आ जाए, क्योंकि मराठा पूरे मोबिलाइज होने लगे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत एक रिवियर्ड आइकन है पूरे महाराष्ट्र के, और उनको जैसे हम लोग कभी कभी गलती से शिवाजी बोल देते हैं, वहाँ शिवाजी भी नहीं बोलते हैं, या तो छत्रपति बोलते हैं या छत्रपति शिवाजी या सिर्फ महाराज कहते हैं। लेकिन इन बाबा बागेश्वर का ये बयान, मुझे नहीं लगता इसमें कोई उन्होंने बहुत अनुचित बातें बोली होगी। उन्होंने सिर्फ गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा की बात की थी, जो किसी भी तरह से वो ये निरादर वाली तो कहीं कोई भाव नहीं था उनका, लेकिन ठीक है। तो लोग कंट्रोवर्सी खोजते हैं, और जिस तरह से पॉपुलर हुए तो कुछ लोग शिवाजी महाराज को लेके बहुत सेंसिटिव भी हैं लोग, बहुत सेंसिटिव है। महाराष्ट्र में आप जाइए, आप शिवाजी महाराज को अगर आपने, जैसे हम लोग जाते हैं नॉर्थ इंडिया शिवाजी कहते हैं, नहीं बिल्कुल आप कतई आप पब्लिक नहीं कह सकते इस तरह। धीरेन्द्र शास्त्री जी की शायद कुंडली, जैसे वो खुद ही बोलते हैं मेरी कुंडली में जो है वो कंट्रोवर्सीज हैं, तो वो कभी साईं बाबा के बारे में कुछ बोल देते हैं तो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, तब माफ़ी मांगते हैं। फिर कभी भगवान सत्यबाहु के बारे में कुछ बोल देते हैं तो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। तो थोड़ा अगर ध्यान से बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस कहानी में जो सबसे मजेदार चीज़ है वो आपको, मजेदार मतलब प्लीज़ विवाद में नहीं, विवाद में बिल्कुल मजेदार नहीं, विवाद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आगे आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये भी यही दिन देखना बाकी रह गया था क्या। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला किया और कहा कि ऐसे बाबा को मंच से खींचकर उतार देना चाहिए, और उनका बड़ा गुस्सा छलका है धीरेन्द्र शास्त्री के इसी स्टेटमेंट के ऊपर। आप देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने तो देवेंद्र फडणवीस के सामने है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोला है? अगर सही मानों में अगर शिव भक्त अगर होते वहां पर स्टेज के ऊपर जो बैठे हुए थे ना, उन्होंने उनको पकड़ के नीचे खींचना चाहिए था कि तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराजांचा अपमान करत आहे करके। कहां से नई नई कहानियां लेके आ रहे हैं ये धीरेन्द्र बाबू जी? पैसा कमाने के धंधे कर लिए हैं ये लोगों ने। सिर्फ बाबा बन जाओ, बाबा बनने के बाद है तो फिर बाद में एक दिन पता चलता है कि थोराट टाइप के कितने केसेस ऐसे सामने आते हैं करके। मालूम है ना थोराट कौन है करके? नासिक वाला खरात नाम के जो प्रकरण जो सामने आते हैं ना, यही बाबा की वजह से चल रहे हैं उसमें। देवा रे देवा, वो आपको वो मीम याद है? उसमें एक वो परेश रावल वाला मीम, उठा ले रे बाबा उठा ले, वही वाली वही भावना आई, उठा ले रे बाबा उठा ले, वही भावना आ रही है। इम्तियाज जलील मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ थी? औरंगजेब के खिलाफ थी। औरंगजेब की मजार पर जो आदमी फूल चढ़ाता हो, जो लोग फूल चढ़ाते हो, उनको इतना बुरा लग रहा है कि एक बाबा ने शिवाजी महाराज के लिए कह दिया। गजब ही है, ये है भारत देश। कोई कह देगा यही तो खूबसूरती है भारत देश की। देखिए, ये जो कर रहे हैं वही राजनीति है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ इस तरह का बयान हुआ। और मैंने कल भी इस पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा ना, 4 बच्चे वालों को कि थोड़ा उत्साह आ जाता है, उसमें बोल जाते हैं। लेकिन ये जो था ये हमने भी सुना। एक तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, सचमुच कोई उनके बारे में तो कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकता, हिंदू तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकदम ही भारत में एक हिंदवी स्वराज्य जो अपने आप में स्वप्न था, वो स्वप्न तो उन्होंने ही देखा था। और वही वो शासक के तौर पर, शासन व्यवस्था के तौर पर, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलने के तौर पर वो कमाल के शासक थे। लेकिन ये एक गुरु शिष्य परंपरा में क्या गुरु की भूमिका होती है, शिष्य की भावना को कैसे वो बदल सकता है, उसको बताने का प्रयास उस कहानी के माध्यम से कर रहे थे। कई बार कहानी एकदम वही होती है जो सुनने आती, कई बार जो कहते हैं ना कि सुनने की परंपरा में एक से दूसरा थोड़ा सा बदल जाता है। जलील साहब, अब मैं क्या ही कहूं, मतलब जाने दीजिए क्योंकि सचमुच ना एक, अरे भाई
छोड़ तो बोला कि शब्द निशब्द हो गए त्रिपाठी जी। वो नहीं बोलना चाह रहा हूं, ये व्यक्ति क्या ही मतलब कम से कम इस मसले पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के मसले पर ये बोलेंगे तो इनके लिए मुश्किल बढ़ेगी, और इनको अगर ये काम करना है तो सबसे पहला काम औरंगजेब को पूजना बंद कर देना चाहिए, बस एक लाइन के बाद। बाकी तो ठीक है, राजनीति है, वो करते रहे। चले एक और तस्वीर अभी पश्चिम बंगाल से आ रही है, अभी आई है, तो वो मैं आपको दिखा दूं। दूसरे फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और हंगामा हो रहा है कई जगहों पर। आरामबाग लोकसभा में टीएमसी के सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हुआ है और वो देखिए वो रो रही हैं, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, कांच पांच सब टूटे हुए हैं। टीएमसी की सांसद हैं ये, और इन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के ये सांसद जब वहाँ से एक रास्ते से गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की इनके ऊपर, और उसके बाद ये देखिए फिर उनको अस्पताल भी ले जाया गया, और वो काफ़ी मतलब बदहवासी में थी। सर पीछे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, और पहले राउंड में जिस तरह की वोटिंग हुई है उसकी जिस तरह से व्याख्या की जा रही है उसमें तमाम राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी है। तो कोई भी चांस लेने के मूड में नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि सेकंड राउंड में केंद्रीय सुरक्षा बलों को, चुनाव आयोग को, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा सावधानी की जरूरत है कि किसी तरह का माहौल बिगड़े ना। हमने देखा बम बरामद हुए बगीचे में, तो कहीं ना कहीं तैयारी तो है। आप उस तैयारी को प्रीएम्प्ट करके रोक देते हैं वारदात होने से, या वारदात होने के बाद लकीर पीटते हैं, वो अलग बात। नहीं, शुभेंदु अधिकारी का भी वो बयान उन्होंने कुछ कैटेगोरिकली नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा इस बार एक तरफा नहीं होगा जो भी होगा। तो मतलब तो यही था कि हम केवल पिटेंगे नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने उससे आगे की बात कही है। जब कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई जिसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर है, अधीर रंजन चौधरी ने कहा अपने बचाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घर में हथियार रखना चाहिए, हथियार रखना चाहिए। ये हालत है बंगाल के। चलिए खैर, लेकिन ये भी बहुत गलत है, बहुत ही बुरा है, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे तो। आगे बात बताते हैं आपको। ये जो ट्रंप के ऊपर हमले की खबर थी, इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सी बात हुई है, इसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो हम भी करते हैं बात आपके सामने। जहां वो बैठे थे उस हॉल के बाहर गोली चली। अब इस तस्वीर को आप देखिए, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिएगा जरा। प्रोफेसर साहब भी बताएं मुझे, पहले राहुल जी बताएं, राहुल जी ने बहुत अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप्स किए होंगे, पता होगा आपको। सर ये बताएं, एक ही लंबी सी मेज है, उसी मेज पे राष्ट्रपति बैठा है, उसी मेज पे उपराष्ट्रपति बैठा है, दोनों की सुरक्षा सीक्रेट सर्विस करती है। गोली चलने की आवाज आई तो सारे के सारे मंच पे आ गए, और लेकिन पहले जेडी वैंस को खींच के ले गए, ट्रंप को बाद में ले गए। इसकी बड़ी चर्चा चल रही है कि उपराष्ट्रपति को पहले बचाया। ये देखिए, ये तो खैर अलग, ऐसा नहीं आप कहना, नोटिस भी करेंगे इसमें, वो देखिए बिल्कुल। इसको शुरुआत से चलाइएगा एक बार, फिर दोबारा चलाइए इस तस्वीर को, आप लोग भी जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये जेडी वैंस है, इनको खींच के कोने में ले गए, वो ट्रंप अभी बैठे ही हुए हैं, अभी ट्रंप को नहीं उठाया वहां से। अब ये 2-3 उत्साही लोग गए वापस, बोले अरे भाई असली आदमी तो यहां बैठा है, फिर उनको उठा के ले, फिर वो गिर भी गए नीचे ट्रंप। तो ये तस्वीर क्लोज फ्रेम से जो है अभी हमको मिली, तो हमने कहा इसकी बात करें। हाँ देखिए, इसमें कई सारी वीडियोज और तस्वीरें आई हैं कि वो हमलावर कैसे घुसा है, उसके पास 3 वेपन्स थे, और उसने किस तरह से गोलियां चलाते हुए अंदर घुसने की उसने कोशिश की, जिसके बाद उसे एंगेज किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। अब ये जो तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो जो सीक्रेट सर्विस वाला जिसके पास होगा उन्होंने खींचने की कोशिश की होगी। तो जिस साइड, अगर ट्रंप के सिक्योरिटी या सीक्रेट सर्विस वाले उस साइड होंगे, तो वो जब तक पहुंचे तब तक जेडी वैंस के जो सीक्रेट सर्विस के लोग थे उन्होंने जेडी वैंस को निकाला। और वैसे हर किसी के लिए पहला लक्ष्य ये नहीं होता कि भाई राष्ट्रपति को बचाओ, नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा, पर बटे सिक्योरिटी वाले तो बटे हुए होंगे ना कि ये जो है, ये सिक्योरिटी सर्विस जेडी वैंस को सिक्योर कर रही है, ये लोग इनको कर रहे हैं, वो दूसरे सिक्योरिटी वाले दूसरों को। जेडी वैंस का सिक्योरिटी वाला ज्यादा तेज था, ट्रंप तो उसके बाद 10 सेकंड बैठे रहे वहीं पे। और वैसे भी अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट तो जेडी वैंस है, इसलिए पहले उपराष्ट्रपति। मैं वैसे नहीं बोल रहा, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको वो समझा रहा हूं क्या होता वहां पे। तो ये तो अब ये है कि कौन सा हम तो ये बात कर रहे थे, हाँ, कि ये बड़ा कल से हम लोग कह रहे हैं बड़े इनेप्ट किस्म के लोग हैं। आप देखेंगे ना इस वीडियो को, मैंने कई बार ध्यान से देखा, कल जब हम फुल स्क्रीन ले लीजिए, फुल स्क्रीन ले लीजिए। उसमें हुआ कि आप देखेंगे एक दूसरे तरफ से जो आ रहे हैं सिक्योरिटी वाले, वो ज्यादा स्टेप्स लेके ट्रंप साहब की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर नजदीक है तुरंत, तो 4 कदम, और इसके पहले कि ट्रंप साहब रिएक्ट करते वो उठ के खड़े हो गए जेडी वैंस, और अपने आप सर जेडी वैंस को यूं कंधे से खींचा है, खींचा मतलब उठाया भी नहीं है, खींच के लेके गए। जनरली जो
प्रोटोकॉल होता है, पहले नीचे गिरा लेते हैं। हाँ। वो तो ऊपर आ जाते हैं ताकि पहले- अपनी पहले बॉडी गिरे पर हुए, से सारे गिरे हुए secure हैं। करें। वैसे पहले नीचे गिराया जाता है ताकि वो सिक्योर किया जाए, उसके बाद निकाला जाता है। भाई लेकिन बड़ी गजब ही बात थी ये तो। बट आप ये देखिए ना, जब उनका इन पर पहली बार अटैक हुआ था जुलाई 2024 में, स्टेज पर कोई भी सीक्रेट सर्विस वाले नहीं थे, वो अकेले थे या एक और पीछे कोई एक और कैंडिडेट। अब वो जो secure व्यक्ति करने जो का तरीका हमलावर अलग था, होता है। हमलावर जो था, उसने यहाँ आने से पहले एक लंबा चौड़ा चिट्ठा जो है वो अपने दोस्तों परिवार के लोगों को भेजा था, सबसे माफ़ी मांगी थी, फिर उसने बताया कि वो क्या करने जा रहा है। तो उसने बड़ा क्लियर लिखा था कि मेरे टारगेट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो उसका सीधा था कि वो ट्रंप तक पहुंचता तो ट्रंप को मारता, गोली मारता, तो इसको ट्रंप के ऊपर हमला माना जाएगा। अब उस व्यक्ति ने जो वो चिट्ठी लिखी थी, उसमें उसने क्या लिखा था, आई एम नो लॉन्गर विलिंग टू परमिट अ पीडोफाइल, रेपिस्ट एंड ट्रेटर टू कोट माई हैंड्स विद हिज क्राइम्स। मैं अपने नाम पर एक पीडोफाइल को, बच्चों के साथ शोषण करने वाले को, एक बलात्कारी को और एक गद्दार को मैं अपने नाम पर राज नहीं करने दूंगा। तो वो मारने ही गया था ट्रंप। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि उसकी लिस्ट में जिसका नाम नहीं है वो है काश पटेल। कैश पटेल का नाम नहीं है, उसने कहा सबका नाम है एक्सेप्ट कैश पटेल, लिखा है एग्जैक्टली। FBI की इसीलिए मैं FBI चीफ को नहीं मारूंगा। ये मैंने भी बड़ा अजीब था ये। इसीलिए मैं आज पढ़ रहा था कहीं कि उनको हटाने की कवायद शुरू हो गई। कैश पटेल को जी जी, नहीं, वो हटाने की कवायद तो पहले से थी, अब इस चिट्ठी के बाद और तेज हो जाएगी। चलें, ये है वो व्यक्ति जो है। अब एक खबर जाते जाते वो बता दें आपको कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। जो है उनके राजधानी खुल गई है 2 हफ्ते के बाद। उनको लगा कि अब यहाँ कोई नहीं आ रहा, ना अमरीकी आ रहे, ना ईरानी भी आके चले गए, तो अब कम से कम अपने लोगों को खोल दो, पिंजरों से आज़ाद कर दो। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद खोल दिए गए हैं। इसकी घोषणा उनके विदेश मंत्री ने की है कि नाउ रूट्स आर ओपन। हुआ क्या है, अरागची आए, अरागची जब आए, पहुंचे, उसके बाद वो वहां से चले गए ओमान। अमरीकियों ने कह दिया कि अच्छा ये तो आके चले गए, तो हम नहीं आ रहे हैं। ट्रंप ने कहा जो बात करनी होगी फोन पे कर लेंगे, 18 घंटे की फ्लाइट लेके कौन जाएगा, कौन आएगा। अरागची ओमान से फिर वापस इस्लामाबाद आए। इस्लामाबाद में उन्होंने पहले अपनी बात बता के गए थे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों ने अब ट्रंप को बताई होगी, ट्रंप से जो सुना होगा वो उन्होंने फिर अरागची को, ईरान के विदेश मंत्री को बताया। इसके बाद ये चले गए हैं रूस। अब मतलब बातचीत हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली बातचीत हो रही है, एक साथ एक जगह बैठकर बात नहीं हो रही है। सर एक चीज और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने यह कह दिया है कि न्यूक्लियर पर अभी कोई बात नहीं करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुम खोल दो, तो हमारी तरफ से भी खुली है। इसी को इस वक्त जो है एक यही पॉइंट पर अग्री कर जाओ। और ओमान जाके वही बात हुई, सॉरी आप बोलिए। नहीं, ओमान जाके वही बात होगी, क्योंकि इनका कहना है ईरान और ओमान मिल के कंट्रोल करेंगे हॉर्मुज, और जो भी पैसा आएगा हम शेयर करेंगे, मतलब जो इनका ईरानियंस कह रहे हैं। और वही बात जाके ओमान में कही होगी, फिर आके पाकिस्तान को वो बताया होगा कि हम और ओमान इस चीज़ पर अग्री किए, जो मुझे लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रूस जा रहे हैं, चाइना नहीं जा रहे हैं, जहाँ जाना चाहिए था। कुछ उनका भी इंटरवेंशन होता है, क्योंकि पाकिस्तान में है, कुछ चाइनीज भी हो जाते, तो ये लगता कि नहीं, तो मतलब अब तो हार्ड और स्टैंड और हार कर लिया ना ईरान ने, अपना हार्डन कर लिया है, और अभी भी वो हॉर्मुज को खोलने की फिराक में नहीं है। इसीलिए वो ओमान से वो अलायंस कर रहे हैं। पता नहीं वो ओमान एग्री तो नहीं करेगा, मुझे लगता है। और ये ओमान एग्री करे ना करे, भारत जैसे देश भी इसका रजिस्ट करे। सर मैं ये पढ़ रहा था कि इनको कोई जल्दी नहीं है, ब्लॉकेड अगर लगा भी हुआ है। ट्रंप वैसे ये कह रहे हैं कि 3 दिन अगर ये लोग नहीं माने, इनका तेल अगर प्रोडक्शन बंद रहा तो सारे फट जाएंगी, सारा तंत्र उनका जो भी है नेटवर्क पाइपलाइंस का, वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा नीचे से तेल का। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई जो ना बहुत झेला हुआ है, ये सब झेल लेंगे, नहीं जल्दबाजी नहीं है ईरानियों को। देखिए, ये तो साफ है कि ईरान अब जल्दबाजी में नहीं है। पहली बातचीत जब हुई थी तब ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्ष इक्वली इंटरेस्टेड है कि जल्दी से जल्दी संघर्ष विराम हो और बात आगे बढ़े। लेकिन 15 दिन उस बात को गुजर चुके हैं। 15 दिन में जिस तरह के ट्रंप के तेवर बदले हैं बार बार, उससे ईरान को लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी अपनी तरफ से नहीं दिखानी है। दूसरा, जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री रूस गए हैं जी, उससे ट्रंप और ज़्यादा भड़क गए। उसके बाद ही इन्होंने अपनी धमकी फिर दोहराई है। तो कुल मिलाकर के ईरान जल्दबाजी में नहीं है। पाकिस्तान मीडिएशन से लगभग आउट है। बिल्कुल, वो वाया मीडिया वाला काम चल रहा है कि मैसेज आपको दे दिया, आपने वहाँ पहुँचा दिया, तो उसका रोल खत्म है। अब चाइना वाला जो एंगल है वो देखने वाला होगा। अगर चाइना का दुनिया, कहीं कोई लेकिन अब एंट्री होती दुनिया है, भी कब तक बर्दाश्त करेगी, ये भी सवाल अब एक है। चलें, आज सर इस समय इतना ही था। बहुत खबरों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अमिताभ जी आपका, राहुल जी आपका, राजकुमार जी आपका, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद।